नमस्कार छात्रों, अपना पेपर है अधिगम के लिए आकलन। इस आकलन में टॉपिक चल रहा था अपना व्यक्तित्व। व्यक्तित्व की आप लोगों ने परिभाषाएं, विशेषताएं, कारक और विधियाँ आप लोगों ने पढ़ी। कल आपने 3 विधियों का वर्णन किया था: आत्मनिष्ठ विधि, वस्तुनिष्ठ विधि, तीसरी थी प्रक्षेपीय विधि। तो इन तीनों विधियों में 2 विधि आप लोगों को कल बता दी गई थी, एक रह गई थी प्रक्षेपीय विधि। प्रक्षेपीय विधि एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा व्यक्ति की छिपी हुई अचेतन मन की इच्छाओं और रुचियों आदि का पता चलता है। थार्प और सरमल के अनुसार प्रक्षेपण विधि उद्दीपकों के व्यक्ति की प्रतिक्रियाओं के आधार पर उसके व्यक्तित्व के स्वरूप में वर्णन करने का साधन है। शब्द सहाचार परीक्षण। शब्द सहाचार परीक्षण में भावात्मक शब्दों जैसे चोरी, आत्महत्या, अपराध, प्रेम, विवाह आदि को तटस्थ शब्दों के साथ मिला दिया जाता है। जैसे व्यक्ति से कहा जाता है कि उद्दीपक शब्द को सुनने के बाद जो पहला शब्द उसके दिमाग में आता है उसे बोले। व्यक्ति के चेहरे की अभिव्यक्ति, प्रतिक्रिया, संबंध शब्द की या संबंधी शब्द की प्रतिक्रिया के समय से विशेषज्ञ दबी हुई प्रतिक्रियाओं की प्रकृति, उनके कारण, निराशाओं और को समायोजन आदि का पता लगाया जा सकता है। नंबर 2, वाक्य पूर्ति विधि। वाक्य पूर्ति परीक्षण को पहली बार शैक्षिक मनोविज्ञान के क्षेत्र में पेन द्वारा आरंभ किया गया। इस विधि में व्यक्ति को कुछ अपूर्ण वाक्य दिए जाते हैं। प्रत्येक स्थिति में वाक्य आधा दिया होता है। व्यक्ति से कहा जाता है कि वह जल्दी से पूरी सूची को देखे और प्रत्येक वाक्य को पूरा करे। वाक्य पूर्ति परीक्षण शब्द पूर्ति परीक्षण से बेहतर होता है। व्यक्ति को एक से अधिक शब्दों के साथ प्रतिक्रिया दिखानी होती है। नंबर 3, खेल विधि। खेल द्वारा बच्चों के सामाजिक एवं असामान्य व्यवहार का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि बच्चे खेलों में तनाव, आक्रमण प्रवृत्ति, निराशा, डर आदि को अभिव्यक्त करते हैं। इस विधि में बच्चों को खिलौने के साथ खेलने की पूरी स्वतंत्रता दी जाती है। प्रामाणिक निष्कर्षों पर पहुंचने के लिए आवश्यक है कि खेल स्थिति को आयोजित और नियंत्रित रखा जाए। ये थी प्रक्षेपीय विधि। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है परीक्षण संपादन। परीक्षण संपादन के अंतर्गत
अधिकांशतः चित्र द्वारा बच्चों को समझाया जाता है, उसे बताया जाता है कि चित्र के माध्यम से आपको कितना बोध है। परीक्षण संपन्न विषय से एकात्मक भाव स्थापित करके निर्देश दिए जाते हैं। मैं तुम्हें जो चित्र दिखाऊंगा उसके आधार पर तुम्हें कहानी बनानी है। परीक्षण बैठकों में दिया जाता है। इसमें प्रयुक्त चित्रों के आधार पर कहानी बनाई जाती है और कहानियाँ तुरंत लिख ली जाती हैं। इसमें समय का बंधन नहीं होता। परीक्षण के समय विषयों के संवेगात्मक तथा असमान व्यवहार की जानकारी प्राप्त कर ली जाती है। 3-4 दिन के बाद कहानियों के आधार पर कुछ सूचनाएं प्राप्त कर ली जाती हैं। अंकन तथा विश्लेषण। अंकन तथा विश्लेषण। मुरे ने कहानियों का विश्लेषण कहानियों के नायक की मांगों तथा वातावरण के दबावों के आधार पर करने का सुझाव दिया। इसके अनुसार इन कहानियों को निम्नलिखित 6 भागों में विश्लेषित किया जा सकता है। नंबर 1, कहानी का नायक कौन है तथा इसके साथ प्रयोज्यों ने स्वयं का आत्मीकरण किया है। नंबर 2, कहानी के नायक की आवश्यकताएं, प्रवृत्तियाँ तथा भावना क्या हैं। नंबर 3, वातावरण में कौन कौन से दबाव दर्शाए गए हैं। नंबर 3, कहानी के नायक तथा वातावरण की अंतःक्रिया के फलस्वरूप क्या परिणाम आ रहे हैं। नंबर 5, कहानी का क्या प्रसंग है, अर्थात नायक की आवश्यकताओं की वातावरणीय दबावों से क्या तथा किस प्रकार की अंतःक्रिया होती है। यह वास्तव में पूर्ववर्ती 4 बिंदुओं का संश्लेषण है, जिसमें विभिन्न बातों को परस्पर संबंधित रूप से देखा जाता है। नंबर 6, प्रयोज्यों द्वारा कहानी के कथानक के चयन तथा उसके विवेचन में निहित रुचि तथा भावनाएं आदि का है। समस्त कहानियों का विश्लेषण करने के बाद परिणामों का सारांश रूप में प्रस्तुत किया जाता है तथा उसकी व्याख्या की जाती है। प्रयोज्यों के द्वारा विभिन्न कहानियों में प्रयुक्त कथानकों की प्रकृति, पात्रों के यौन भेद, वातावरणीय दबाव, सामाजिक संबंधों का निरूपण, कथानक के सुखांत दुखांत होने आदि के आधार पर उसके व्यक्तित्व की विशेषता की व्याख्या की जाती है। इस परीक्षण की वैधता 0.78 आई है। इस परीक्षण से व्यक्तित्व के गुणों को ज्ञात करने की कोशिश की जाती है। यह परीक्षण व्यक्तिगत तथा सामूहिक दोनों रूप में किया जाता है। यह परीक्षण देश की संस्कृति से प्रभावित होता है। इस परीक्षण का भारतीयकरण कर लिया गया है। रोसा का स्याही धब्बा परीक्षण। रोसा का स्याही धब्बा परीक्षण सबसे अधिक प्रयोग किए जाने वाला व्यक्तित्व परीक्षण है। इस परीक्षण का निर्माण स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक हर्मन रोसा ने 1921 में किया। इसका प्रयोग मानसिक रोगियों पर किया जाता है। इस परीक्षण में स्याही के धब्बों के 10 कार्डों का प्रयोग किया जाता है। इन कार्डों में 5 बिल्कुल काले, 2 काले और लाल तथा 3 अनेक रंग के होते हैं। इन परीक्षणों के संपादन में विषयों के साथ एकमात्र भाव स्थापित किया जाता है। विषय के समक्ष एक एक करके कार्ड रखे जाते हैं और उन कार्डों पर उसकी प्रतिक्रिया लिख ली जाती है। कार्ड की प्रतिक्रिया में लगने वाला समय लिख लिया
जाता है। परीक्षार्थियों के उत्तरों का विश्लेषण तथा मूल्यांकन अग्रबातों के आधार पर करता है। नंबर 1, स्थान। इसमें देखा जाता है परीक्षार्थी की प्रतिक्रिया पूरे धब्बे के प्रति थी या उसके किसी एक वाक्य के प्रति। यदि परीक्षार्थी ने संपूर्ण धब्बों की प्रतिक्रिया की है तो वह सैद्धांतिक और बुद्धिमान मनुष्य है। यदि उसने धब्बों के भागों के प्रति प्रतिक्रिया की है तो वह छोटी छोटी व्यर्थ की बातों की ओर ध्यान देने वाला मनुष्य है। नंबर 2, निर्धारक गुण। इसमें यह देखा जाता है परीक्षार्थी की प्रतिक्रिया धब्बे की बनावट के कारण थी या उसके रंग के कारण, उसमें देखे जाने वाली आकृति की गति के कारण। यदि परीक्षार्थी ने रंगों के प्रतिक्रिया की है उसमें संवेगों का बामूल्य है। यदि परीक्षार्थी ने आकृति में व्यक्तियों, पशुओं आदि की गति को देखा है तो वह अंतर्मुखी मनुष्य है। विषय। इसमें देखा जाता है परीक्षार्थी ने धब्बों की किसकी आकृति देखी, व्यक्तियों की, पशुओं की, वस्तु की, प्राकृतिक दृश्यों की, अन्य किसी यदि मनुष्य की आकृति देखता है तो वह स्थिर है, यदि पशु देखता है तो स्थिर है। समय एवं प्रतिक्रिया। इसमें देखा जाता है परीक्षार्थी के प्रत्येक धब्बे की कितने समय तक प्रतिक्रिया की, कितनी प्रतिक्रियाएं की और किस प्रकार की। अब आता है प्रक्षेपण विधियों की विशेषताएं। इन विधियों के माध्यम से व्यक्ति के संबंध में सही जानकारी प्राप्त होती है एवं उसे किसी बात को छिपाने का अवसर नहीं मिलता। नंबर 2, यह व्यक्ति की सुप्त इच्छाओं को प्रकट करने में सहायक होती है। नंबर 3, इनकी परीक्षण सामग्री पूर्णतः अनिर्देशित तथा अर्धनिर्देशित होती है। नंबर 4, ये विधियाँ व्यक्ति के अचेतन मन को समझने का एकमात्र उपकरण हैं। नंबर 5, इन परीक्षणों की संपूर्ण सामग्री प्रकाशित रूप में होने से इसका प्रशासन प्राय स्थिर होता है। नंबर 7, इसमें परीक्षक की मनोवृत्ति हावी नहीं रहती। नेक्स्ट, इन परीक्षणों में दिए जाने वाले निर्देश मूल मानवीकृत होते हैं। नेक्स्ट, इन परीक्षणों की विश्वसनीयता एवं वैधता दोनों उच्च स्तर की होती हैं। नेक्स्ट, ये परीक्षण व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व का स्पष्ट चित्र खींचते हैं। नेक्स्ट, ये परीक्षण छोटी उम्र के बालकों के लिए बहुत उपयोगी है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, सीमाएं। इन परीक्षणों की रचना एवं मानवीकरण एक अत्यंत कठिन कार्य है। नंबर 2, फलांकन में वस्तुनिष्ठता का अभाव है। नंबर 3, मानकों का पूर्ण अभाव है। नंबर 4, इन विधियों के प्रयोग के लिए प्रशिक्षित व्यक्ति की आवश्यकता होती है। नंबर 5, इन परीक्षणों में समय अधिक व्यय होता है। नंबर 6, इन विषयों का या इन विधियों का संबंध केवल मानव के अचेतन मन से ही है। फलतः व्यक्तित्व का मूल्यांकन एकांगी होता है। नंबर 7, इन परीक्षणों की विश्वसनीयता एवं वैधता
निर्धारित करना कठिन कार्य है। नंबर 8, इन परीक्षणों को भावात्मक आधार से दंड नहीं होता। ये था व्यक्तित्व की समस्त परिभाषाएँ, विधियाँ, सीमाएँ। अब आज के लिए इतना ही है बच्चों। कल के लिए नया पॉइंट होगा सृजनात्मकता का आकलन।